बड़ा सिग्नल आ रहा है, थोड़ा देखते रहिएगा, है ना। तो ठीक है, मैंने अल्टरनेटिंग करंट के आपको 5 लेक्चर्स ले लिए हैं, 5 शॉर्ट लेक्चर आपको अल्टरनेटिंग करंट के ले लिए हैं और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दिया है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग कर क्या रहे थे, पहले ये देखिए, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहे थे। इसमें देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे थे, अभी हमने आपको इसके जस्ट पहले की क्लास में टाइप्स ऑफ सर्किट बताई, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सर्किट में बेसिकली क्या होती है, प्योर एल, प्योर सी, ठीक है ना, और प्योर आर। इसका मतलब ये है, प्योर एल का मतलब है कोई अगर सर्किट है उसमें केवल इंडक्टेंस लगा है, केवल इंडक्टेंस लगा है और यहाँ कोई एसी सप्लाई दिया है, तो ये प्योर एल सर्किट हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था प्योर आर, केवल रेजिस्टेंस लगा है और एसी सप्लाई दिया है तो प्योर आर हो गई, मतलब केवल आर लगा है, ठीक है ना। और प्योर कैपेसिटेंस का मतलब क्या था, केवल एक कैपेसिटर लगा है, वो प्योर हो गया, ठीक है ना। हालांकि मैंने आपको पहले ये भी बता दिया था, ध्यान से देखिए, कि प्योर कुछ होता नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और ऐसा ही तीनों के साथ है। मतलब प्योर कुछ भी नहीं होता है प्योर, लेकिन जब ये प्योर कह रहा है तो हम प्योर मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए, ये अगर एक एक सर्किट एलिमेंट रहेंगे, सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है ना। अगर अकेले अकेले हैं तो प्योर हो गया, अगर दो दो को कंबाइन करेंगे तो अगर एल और सी को कंबाइन किए तो एलसी सर्किट हो गई। तो एलसी सर्किट में बता दे रहा हूँ, एलसी सर्किट में क्या है, एक कैपेसिटर लगा है और एक इंडक्टर लगा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, ये आपकी एलसी सर्किट होगी, ठीक है ना। उसी तरीके से सीआर सर्किट होगी और उसी तरीके से आरसी सर्किट होगी, ठीक है ना। अब एक और आपको मैंने बताया था कि अगर तीनों कंबाइन कर दें, कोई ऐसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, देखिए, और इंडक्टर भी हो, ठीक है ना, और कैपेसिटर भी हो, अगर तीनों को हम सीरीज में कंबाइन कर दें तो इस तरह की सर्किट को हम कहेंगे एलसीआर सर्किट। कोई जरूरी नहीं कि सीरीज में ही कंबाइन करें, पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो सीरीज एलसीआर सर्किट, और अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो पैरेलल एलसीआर सर्किट, ठीक है ना। इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। मैंने आप लोग को ये दिखा दिया था, ये बता दिया था कि फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है। जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को एसी के हम किसी फेजर मतलब वेक्टर होता है, फेजर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का हमको फेज एंगल विजिबल हो उस डायग्राम में, तो ऐसे डायग्राम को हम कहेंगे फेजर डायग्राम, ठीक है ना। और फेजर डायग्राम में मैंने आपको ऐसे मान लीजिए ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें से मान लीजिए ये करंट आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया एक वेक्टर के रूप में, ठीक है ना, और ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट किया एक वेक्टर के रूप में। इस केस में मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा है करंट से, कोई जरूरी नहीं कि हर केस में लीड करे, लेकिन इस केस में आप लीड कर रहा है मान लीजिए फाई फेज से, तो ये डायग्राम आपका हो गया फेजर डायग्राम। फेजर मतलब वेक्टर होता है, ठीक है ना। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको निकालनी है करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की किसी टाइम इंटरवल में, जैसे यहाँ पे हम टाइम प्लॉट करेंगे, यहाँ क्या प्लॉट करेंगे, टाइम। मान लीजिए ये करंट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस वाई एक्सिस पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू मान लीजिए t बराबर t1 है, ये मान लीजिए t बराबर t1 है ये, तो t बराबर t1 पे करंट की वैल्यू क्या होगी, y पे आप प्रोजेक्शन डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और t बराबर t1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ये प्रोजेक्शन डाल दीजिए इंस्टेंटेनियस पे। बात समझ भाई? सर x पे हम लोग टाइम रखेंगे, x और इस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू i और v, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इस केस में मैंने जो दिखाया है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट से 5 फेज एंगल लीड कर रहा है। तो 5 फेज एंगल लीड कर रहा है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल पहले पीक को ऑब्टेन करेगा और करंट बाद में, ठीक है ना। और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि 5 फेज एंगल पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा है, इसलिए पहले पोटेंशियल जो है पीक वैल्यू को प्राप्त करेगा और उसके बाद करंट की पीक वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। ये सब डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है। अब हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, मैंने कल आपको प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में ये दिखाया था
कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। अगर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, ठीक है, सेम फेज में होते हैं। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस से π/2 फेज एंगल लीड करता है। ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया था, ठीक है ना। आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे करिए, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट से क्या होगा, π/2 फेज एंगल लीड करेगा। कैपेसिटिव में π/2 फेज एंगल लैग कर रहा है और इसमें π/2 फेज एंगल लीड करेगा, ठीक है ना। और दोनों की मैं फेजर डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, मेरी बात समझिए। और इसी तरीके से मैं आपको LC, CR और RC सर्किट का भी दिखाऊंगा फेजर डायग्राम, और LCR का भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक बात हम धीरे धीरे चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में, इस क्लास में एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ। खूब अच्छे से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब बढ़िया से देखिए। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो क्या केस बनेगा। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, गौर से देखिए मजे से, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव का हो चुका है, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है यानी कि इस तरीके से है तो उसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, मान लिया कि कोई पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है V बराबर V0 साइन ओमेगा t। मान लिया ये पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इंडक्टर में हम जानते हैं कि पोटेंशियल E बराबर -L di/dt होता है। ये बात हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इंस्टेंटेनियस EMF जो होगा उसको आप पुट कर दीजिए V0 साइन ओमेगा t इज इक्वल टू -L di/dt। बात समझ में आ गई। इस dt को इधर ले आइए, तो इस dt को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t dt इज इक्वल टू -L di। बात समझ में आ गई। अब दोनों साइड से आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इसके पहले वाले केस में मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया था, चार्ज निकाला था, डिफरेंशिएट किया था कैपेसिटर में, तो करंट की वैल्यू आई थी। लेकिन इस केस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, समझ रहा बेटा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा V0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, di को इंटीग्रेट करेंगे तो i आ जाएगा। बात समझ में आई। तो फिर साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। हाँ ये होता है। तो अब आप इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल आई, ठीक। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा I बराबर V0 बाई ओमेगा L, I बराबर V0, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना। तो जब कट गया तो I बराबर कितना हो गया, V0 बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा t, ठीक है ना। तो अगर फेज में हम कंपेयर करना चाहेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे V0 बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा t, उस साइन के टर्म में करेंगे। रुकिए इधर देखिए, दोनों का फेज कंपेयर करना है तो हमको करंट को भी साइन के टर्म में करना है, करंट को भी साइन के टर्म में करना है। तो कॉस ओमेगा t क्या होता है, साइन 90 माइनस कॉस ओमेगा t कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया और 90 माइनस थीटा, ठीक, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट से लीड कर रहा है। यस सर, पोटेंशियल डिफरेंस करंट से π/2 फेज एंगल लीड कर रहा है। तो उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम इस प्रकार से आएगा। अगर करंट को आपने x एक्सिस पे किया तो पोटेंशियल आपका कहाँ होगा, y एक्सिस पे। अगर करंट को x एक्सिस पे किया, इधर देखिए, जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो करंट को अगर इधर देखिए, करंट को अगर x एक्सिस पे किया तो पोटेंशियल किस पे आएगा, y।
यानी कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके करंट से π/2 फेज एंगल लीड करेगा। तो फेजर डायग्राम ये होगा, अगर करंट को x एक्सिस पे करेंगे तो पोटेंशियल को y एक्सिस पे करेंगे। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव है तो अगर x एक्सिस पे करंट है तो पोटेंशियल क्या होगा, y एक्सिस पे होगा या माइनस y एक्सिस पे होगा। बात समझ में आ गई? पोटेंशियल लैग कर रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है। ये सब छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने में काम आएगी। इधर देखिए, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो मैं यही दिखा दे रहा हूं, अगर करंट x एक्सिस पे है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, x एक्सिस पे होगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और पोटेंशियल के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। ये डिस्कशन पहले हो चुका है। बात समझ में आई? तो फेजर डायग्राम भी मैंने सिंपल वे में आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है ना। इधर तो इसको भी मैंने सिंपल वे में ड्रॉ करके दिखा दिया। बात समझ में आई? अब आपको मैं कुछ डिस्कशन और करूंगा। इधर देखिए, यहाँ वाला फैक्टर देखिए V0/ωL, ये फैक्टर देखिए V0/ωL को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो V0/ωL को अगर आप कंपेयर करेंगे, इधर देखिए करंट ये होगा, तो V0/ωL को आप अगर डिस्कस करेंगे तो पहले आप ये देखिए कि I बराबर V0/ωL ये आ रहा है, तो करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, I0। करंट की पीक वैल्यू होगी I0, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, V0 तो चेंज हो नहीं रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है AC की वो तो कांस्टेंट है, और ये क्या कहते हैं, इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है। तो ये फैक्टर कांस्टेंट है, इसकी पीक वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, V0/ωL। तो इस करंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह आप I0 भी लिख सकते हैं, V0/ωL को I0 भी लिख सकते हैं, और फिर I बराबर I0 इस तरीके से दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक। तो अब आप देखिए नेक्स्ट ये देखिए, करंट इस, अरे मैं क्या कह रहा हूं कि ये पोर्शन आपका क्या है, इस पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ये पोर्शन तो पूरा कांस्टेंट है, तो करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी। तो करंट को इस रूप में भी लिख सकते हो, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात आप देखिए, नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, फेजर डायग्राम दिखा दिया। अब आप देखिए V0/ωL, V0/ωL पीक वैल्यू है करंट। एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब उसको कैसे चेंज किए हैं, V0/ωL W ऐसा है, V0/ωL तो कांस्टेंट है, करंट बराबर V0/ωL साइन ये, ठीक है ना। तो अब ये तो कांस्टेंट है, और इस करंट की पीक वैल्यू हम निकालेंगे। पीक वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो पीक वैल्यू V0/ωL हो जाएगी। बात समझ में आई? तो जल्दी इधर देखिए, तो V0/ωL पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट V0/ωL है। Yes, तो sir. आप इसको अगर V/R इक्वेशन से कंपेयर करें, करंट क्या होती है V/R, अगर V/R से कंपेयर करें तो ωL क्या आ जाएगा, ωL आ जाएगा XL, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन द पाथ ऑफ द करंट। करंट के पाथ में इंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, इसको एक्सेल से हम डिनोट करते हैं। ये नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन है भाई, रेजिस्टेंस नहीं अपोज कर रहा, रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर ही रहा है, लेकिन इंडक्टर भी अपोज कर रहा है। नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं, और ये ओमेगा एल के बराबर होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? कल मैंने दिखाया था कि नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन एन कैपेसिटिव सर्किट इज 1/ωL, यानी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि एक्सेल यानी कि नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, हाँ, बाय अ कैपेसिटर इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू हालांकि ओम में ही आती है, इसका यूनिट ओम ही है, डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ही है, लेकिन इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और एक्सी कल मैंने आपको दिखाया था, एक्सी बराबर 1/ωc। ये होता है कि नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन, मतलब रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट in a pure capacitive circuit is called as capacitive reactance, और उसको XC से डिनोट करते हैं। ये 1/ωc होती है, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बढ़ाएंगे ये अपोजिशन कम होता जाएगा, लेकिन इस केस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बढ़ाएंगे ये अपोजिशन बढ़ता जाएगा।
बात समझ में आई? यस सर। कितने डिस्कशन हो गए? यस सर। अब इसको हम मिटा रहे हैं, खूब गौर से देखिए। सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हाँ ये मतलब बढ़ेगा, हाँ, तो डीसी के लिए मतलब फिर भी तो डीसी के लिए जीरो ही होगा। वो कल डिस्कशन हम कर चुके हैं। डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो। डीसी में फ्रीक्वेंसी Infinite। नहीं, डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो कहाँ ऑक्सीलेट करता है? उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, मतलब ऑक्सीलेट नहीं करता है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। ठीक है ना, रेसिप्रोकल। तो अब डीसी के केस में क्या होगा, कल डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो में है सब। कंडक्टेंस के लिए तो डिस्कस हुआ था। हाँ, इसके लिए हो चुका क्या है। पता है? इसका भी हाँ, फिर से बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, खूब गौर से देखिए, इसके बाद कट कर दीजिएगा। एक छोटा सा ग्राफ मैं बना दूं, फिर 5 मिनट में ब्रेक दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैं आप लोग को एसी बता रहा था, गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हिच इज नोटेड बाय एक्सएल एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ये ओमेगा इनटू एल के बराबर होता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो इंडक्टर होता है वो ज़्यादा अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। बात समझ में? इसका ग्राफ भी आपसे पूछता है, इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। यानी जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सएल बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब उसकी बात होती है, कैपेसिटिव सर्किट की बात होती है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे एक्सएल क्या होता है? घटता है। वैसे वैसे वो घटता है। ठीक है ना, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे अगर कैपेसिटर की बात हो रही है तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? ये घटता है। यस। बात समझ में? ये डिक्रीज करता है। ठीक है, ऐसे करिए इसको, इस तरीके से करिए। देखिए इधर देखिए, अगर ओमेगा को ऐसे प्लॉट किए हैं और एक्सी को इस पे प्लॉट किए हैं तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सी घटेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। स्पष्ट है? और ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। और लो, इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि लो फिल्टर का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी की एसी को फिल्टर कर देगा, नहीं जाने देगा, और लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। ठीक है ना। और उसका ठीक उल्टा क्या है? कैपेसिटर। तो ये सब छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, एक टर्म और है जो आप टर्म्स को जानते रहिए। मतलब वो टर्म पूछ लिया तो पता लगा आपको आता है लेकिन आप कर नहीं पाए। जैसे 1/r को कहते हैं कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है ना। और 1/xl यानी कि इंडक्टर के रेसिप्रोकल को कहते हैं ससेप्टेंस। ठीक है ना, ससेप्टेंस कहते हैं इसको कहते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है ना। और 1/xc को कहते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस। इसे लिख लीजिए, ये हो गया आपका इंडक्टिव ससेप्टेंस, ये हो गया कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और ये हो गया आपका क्या हो गया? अरे यार, इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखिए कैपेसिटिव ससेप्टेंस। सर कैपेसिटिव होता है कि कैपेसिटिव होता है? CAPATIV कैपेसिटिव। अब कैपेसिटिव भी होता है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक है ना। और ये हो गया इंडक्टिव ससेप्टेंस, और ये क्या हो गया? कंडक्टेंस। ये सब ध्यान रखिए। कैसे करते हैं? हैं? सर उसका रिप्रेजेंटेशन इसको जैसे रेजिस्टेंस को वो अब इसका रिप्रेजेंटेशन हमको एकदम बहुत बढ़िया से ध्यान में नहीं आ रहा है। टर्म पूछता है, कर देते हैं, देख लिए इस बात को आप किताब से देख लीजिए, कितनी मदद आप वहां से ले लीजिए। ठीक है ना। बता दीजिए। तो ये हो गया इंडक्टिव ससेप्टेंस, ये हो गया कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और ये हो गया कंडक्टेंस। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, सर ये तो डीसी को अलाउ करेगा ना 20 मिनट इंडक्टिव सर्किट? देखिए बस इतना आप जानिए कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। हाँ तो इसमें ठीक है। तो सुनिए, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के इनफाइनाइट हो जाएगा तो ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा और इंडक्टिव के लिए 0 हो जाएगा तो अलाउ हाँ करेगा। अलाउ करेगा। इंडक्टिव कुछ करवे नहीं करेगा, इंडक्टिव रहे चाहे ना रहे एसी उसी तरह से फ्लो करेगा। एसी के लिए अगर सर्किट में इंडक्टर लगा है, समझ रहे हैं ना, तो वो रहे चाहे ना रहे एसी उसी तरीके से फ्लो करेगा। जब DC ना? नहीं, एसी के केस में हाँ डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 0 हो गया। तो डीसी के केस में आप इंडक्टर लगा दीजिएगा तो उससे कोई मतलब है नहीं, पड़ा रहेगा चुपचाप, रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। अब हाँ कट कर दीजिए, अब कट कर दीजिए, तो कट कर दीजिए, इतना कट कर दीजिए।